अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं परदेश से देश तक। बरतानिया में लाखों लोग ऐसे हैं जो इस बात की उम्मीद लगाए हुए हैं कि कोई एमनेस्टी स्कीम आएगी तो उनका जो स्टेटस है वहाँ रिहाइश पजीर होने का, उसको कोई कानूनी हैसियत मिल जाएगी। साथ ही साथ बरतानिया में हम ये भी देख रहे हैं कि ब्रेक्जिट के बाद जो चैनल क्रॉसिंग है उससे आने वाले गैर कानूनी तारकीन वतन की तादाद में माजी की निस्बत बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हुआ है। लेकिन इंतहाई अहम बात यह है कि जो मौजूदा हुकूमत है और बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म हैं ऋषि सुनाक, उनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो किसी सूरत इस अमर की अक्कासी नहीं करती कि जो गैर कानूनी तरीके से बरतानिया अब लोग आएंगे, बरतानिया उनके लिए भी अब एक सेफ़ लैंड होगी। कभी हम देखते हैं कि रवाना पॉलिसी लाई जाती है तो कभी जो गैर कानूनी तरीके से लोग रह रहे हैं उनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन शुरू किया जाता है। और अब सिलसिला यहाँ से भी जो आगे है वो निकल चुका है। बेनिफिट्स और ड्राइविंग लाइसेंस जो हैं अब उनको ब्लॉक करने की एक पॉलिसी तरतीब दी जा रही है। और साथ ही साथ एक बहुत बड़ी तादाद है लोगों की जिन्होंने असाइलम क्लेम किया है, लेकिन उनके मामलात जो हैं वो लिटिगेशन में हैं, अपील्स बहुत सी पेंडिंग हैं। जो तारीख़ मिलती है उसमें भी ख़ासा एक तवील अरसा लग जाता है। दूसरी जानिब बरतानिया के जो अंदरूनी मामलात और हालात हैं, बाज़ लोगों का ये कहना है कि जो लोग गैर कानूनी तरीके से बरतानिया में रह रहे होते हैं या असाइलम क्लेम कर चुके होते हैं वो बरतानिया की मईशत में इंतहाई अहम किरदार अदा करते हैं, क्योंकि जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं या बिलखुसूस जो मेहनत का शोबा है उसमें ये लोग ज़्यादातर अपना काम करते हैं। लेकिन अब बरतानिया के अंदर बहुत से ऐसे शोबे हैं जहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स क्राइसिस भी है। बरतानिया के अंदर इस वक्त की हुकूमत की पॉलिसियों के ख़िलाफ़ लोग एहतजाज भी कर रहे हैं, लेकिन गैर कानूनी तरीके से बरतानिया में रहने वालों के ख़िलाफ़ जो हुकूमत की पॉलिसियाँ हैं उसको लेकर भी शदीद तनकीद की जा रही है ऋषि सुनाक की हुकूमत पर और उनकी वज़ारत उज़्मा की कारकर्दगी पर। अब ये जो बेनिफिट्स और ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह जो हैं, अब इनकी जो ब्लॉकेज का मामला है और इसके साथ साथ जो एमनेस्टी के आसार नज़र नहीं आ रहे हैं, बरतानिया जो मुख्तलिफ बहरानों में घिरा हुआ है, अब इसमें क्या ये मुमकिन हो पाएगा कि बरतानिया ऐसे इक़दामात करे कि जिससे उसकी जो मईशत है उस पर एक बोझ भी रहे और इसके अलावा मईशत में जो लोग किरदार अदा करते हैं वो निकल जाएं और वो इस सारे सिस्टम से बाहर हो जाएं। या यहाँ पे बरतानवी रिवायात पे भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन उठता है। बरतानिया के बारे में ये बरतानवी रिवायात रही हैं कि बरतानिया ने दुनिया भर से और बिलखुसूस उन ममालिक से जो सल्तनत बरतानिया की कॉलोनीज़ रही हैं वहाँ से जो लोग आए उनको सहारा दिया, उनको संभाला, उनके लिए शेल्टर बने, उनके लिए एक फ़लाही रियासत के तौर पर बरतानिया सामने आया। लेकिन अब अगर बरतानिया मखसूस लोगों तक ख़ुद को महदूद करता है और दुनिया की बाकी जो कौमियतें हैं उनको कबूल नहीं करता है तो फिर ये सवाल ज़रूर उठेगा कि क्या बरतानवी रिवायात दम तोड़ रही हैं या दम तोड़ चुकी हैं। इन तमाम अवामिल पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ न्यूज़ यूके ग़ुलाम हुसैन आवान साहब ने। बहुत शुक्रिया आवान साहब आपका। बैरिस्टर रियाज गुल साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, माहिर क़ानून हैं, लंदन में मुकीम है। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब आपका। मोहम्मद शफीक चौधरी साहब माहिर क़ानून हैं, वो भी लंदन से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और आसिम सुलेमान साहब सॉलिसिटर हैं, लंदन से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। ग़ुलाम हुसैन आवान साहब, पहले तो ये लग रहा था इनिशियली जब रवाना पॉलिसी आई उस पे जो इमिग्रेशन वॉच डॉग्स हैं उन्होंने भी बड़े रिजर्वेशन दी, बाकी तंजीमों ने भी एहतजाज किया, मामला फिर भी अदालत में है अभी भी। लेकिन ये लगता नहीं था कि इतनी सख्त ये पॉलिसीज़ की जाएंगी। शायद जो लोग अब एंटर हो रहे हैं उनको डिस्करेज करने के लिए ये इक़दाम शायद हुकूमत ये पैगाम दे रही थी, लेकिन अब तो वाक़तन एक सीरियसनेस है और ये बढ़ती ही जा रही है। तो आप समझते हैं कि ये बरतानिया में रहने वाले लोगों का बुनियादी इशू यही है कि गैर कानूनी तारकीन वतन को निकाला जाए? ग़ुलाम हुसैन आवान साहब समझता कि जी कि ये कोई बुनियादी इशू है बरतानिया में रहने वालों का, लेकिन ये हुकूमत का जरूर इशू है जो टोरी गवर्नमेंट है। चूँकि इनके मैनिफेस्टो के अंदर ये बात है कि ये जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं और उनको जो है ये हमेशा से डिस्करेज करते हैं और इनकी कोशिश होती है कि इनको जल्द से जल्द जो है वो बरतानिया से निकाला जाए। और उसके लिए एक तो ये बड़ी सख्त पॉलिसीज रखते हैं, लेकिन जो इससे भी बढ़कर बात है कि जो लोग दूसरे ममालिक से यहाँ पर आ रहे हैं इलीगल इमिग्रेंट्स,
इनकी कोशिश ये होती है कि उनको हर सूरत रोका जाए, और उसके लिए इन्होंने, अब मैं कहूँगा कि मिलियंस ऑफ पाउंड खर्च कर रहे हैं और उनकी तादाद बढ़ती जा रही है। और आप देखें कि ये जब भी कोशिश करते हैं कि हम जो है वो चैनल क्रॉस से जो है लोगों को, क्रॉसिंग से लोगों को रोकें, जो भी फ्रांस के रास्ते जो है बरतानिया में दाखिल होते हैं, उसके लिए पेट्रोलिंग भी करते हैं। उसके लिए इन्होंने जो फोर्सेस हैं, एक्स्ट्रा फोर्सेस लगाई हुई है बॉर्डर के ऊपर, लेकिन उसके बावजूद जो है वो उनकी तादाद जो है वो बढ़ती जा रही है। आप स्टैटिस्टिक्स देखें तो उसके अंदर यह है कि जो पिछले साल लोग आए थे, इस साल उससे भी बढ़कर आए हैं, और यही कहा जा रहा है कि ये 2023 के अंदर भी अगर ये तादाद इसी तरह रही तो ये भी रिकॉर्ड नंबर जो है वो लोग यहाँ पर आएंगे। तो बात यह है कि ये अगर इनकी फोर्सेस जो है वो अगर इलीगल इमिग्रेंट्स को समुद्री रास्ते से उनकी आमद नहीं रोक पा रहे, इन्होंने 2-3 दफा शायद फ्रांस की गवर्नमेंट से भी मुआहदा किया है, उनकी फोर्सेस के को भी साथ मिलाया कि ये लोग ना आए, लेकिन लोग जो है फिर भी बरतानिया के अंदर आ जाते हैं। अब ये उनको रोक पा नहीं रहे, इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ पॉलिसीज इतनी सख्त कर रहे हैं कि उनको वहां से रवंडा भेजकर जो है वो वहां पर उनका इसालम केस है वो उसका फैसला हो। और ये जो सारी सूरत हाल है, इसको जो टैक्स पेयर्स हैं वो इस तरह ले रहे हैं कि ये टैक्स पेयर्स की जो पैसे हैं ये बहुत ज्यादा वेस्ट किए जा रहे हैं, और हुकूमत इस तरह के इक़दाम नहीं कर पा रही। और दूसरी एक और बात कि जब ये इमिग्रेशन ऑफिसर जो है उनकी बड़ी तादाद बॉर्डर के ऊपर डिब्यूट कर देते हैं, तो उससे क्या होता है, जो बैकलॉग है होम ऑफिस के अंदर केसेस का वो कहा जा रहा है कि शायद लाखों नहीं हजारों ही लाखों की तादाद के अंदर जो एप्लीकेशन है वो पेंडिंग है, जो कि नहीं होनी चाहिए। और ये बर्डन जो है वो बढ़ता जा रहा है। लोग जो है वो अपनी जो उनकी दरख्वास्तें हैं उसके लिए काफी लंबा इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जो हुकूमत है उसकी प्रायोरिटी जो है वो उनके अलावा सिर्फ इनको रोकने पर है, और उससे भी गवर्नमेंट कामयाब नहीं हो रही। जी ठीक है। शफीक चौधरी साहब आपकी तरफ आता हूँ। शफीक चौधरी साहब, अब मामला यही है जिस तरह गुलाम हुसैन अवान साहब भी बता रहे थे, लेकिन मेरा शुरू में एक सवाल ये है कि अगर इस पॉलिसी पे अमल दरामद हो जाता है तो आप समझते हैं कि ये बरतानवी रिवायात यहाँ अब दम तोड़ना शुरू हो चुकी हैं, और अगर ऐसा है तो ये बरतानिया के लिए ख़ुद कितना नुकसानदेह या फ़ायदेमंद है? जी देखें, सबसे पहले कि हम तो यहाँ पे एक लीगल पॉइंट वो डिस्कस करने लगे हैं। इसमें जहाँ तक बरतानिया की जो रवायात हैं वो एक तरफ है, कानून जो है वो कानून क्या कहता है, और दूसरा जो अभी इंट्रो में अभी गुलाम हुसैन साहब ने बताया कि जो फिगर्स है वो बहुत इंक्रीज़ हो चुकी है लास्ट ईयर से, कि लास्ट ईयर में अराउंड 40,000 थे और उससे पहले साल 28,000 थे जो ये थ्रू चैनल जिन लोगों ने क्रॉस किया था। अब उसमें आप यूके की जो पोजीशन है, जहाँ पे ये नए कवानीन जो हैं वो गवर्नमेंट उसको इम्प्लीमेंट करने का सोच रही है, या नया जो एक एग्रीमेंट है रवांडा और यूके के दरमियान उनके बारे में बात हो रही है, या वो कानून उसकी अभी कानूनी लिटिगेशन जो है वो चल रही है। सो उसमें आप ये देखेंगे कि एक इमिग्रेशन का एक्ट है 1971 का, उसमें कोई भी इलीगल एंट्रेंस जो यूके में एंटर होता है तो कानून तो ऑलरेडी मौजूद है, और उस पर अभी जो कुछ पिछले मेरा ख्याल में अराउंड 10 इयर्स जो आप लगा लें, उसमें अभी इन्होंने उनको पकड़ना भी शुरू कर दिया और उनको क्रिमिनली चार्ज करना भी शुरू कर दिया है। अब मैं एक क्रिमिनल बेसिकली प्रैक्टिशनर हूँ, मैं सॉलिसिटर हूँ और क्राइम की ज़्यादा प्रैक्टिस करता हूँ एज़ कम्पेयर टू इमिग्रेशन। और ये मेरी प्रैक्टिस में ये मैंने देखा है कि पिछले 10-12 साल से जो ना लोग जो इलीगली एंट्रेंट हो रहे हैं यहाँ यूके में, पहले तो सिर्फ और सिर्फ इमिग्रेशन का इशू होता था और वो अपनी एप्लीकेशन असाइलम्स की देते थे, वेदर वो डिसाइड होती थी या नहीं होती थी वो एक अलग इशू था। अब क्या हुआ है कि उसके साथ साथ उनको क्रिमिनली चार्ज भी कर रहे हैं, और जो जिनको चार्ज कर रहे हैं उन पर वो क्रिमिनल ऑफेंस जो उनकी क्रिमिनल ऑफेंस के बाद वो कन्विक्शंस जब आती हैं, जब वो क्रिमिनल कन्विक्शंस हो जाती हैं तो उनकी जो इमिग्रेशन की जो एप्लीकेशन है ना उस पे वो काफ़ी असरअंदाज होती हैं, क्योंकि नहीं ये क्रिमिनल चार्जेस खुद साख्ता लगाए जा रहे हैं, या वाक़तन वो लोग इस तरह के क्राइम करते हैं, या ये एक स्ट्रेटेजिक मूव है कि इस तरह कन्विक्ट कर दिया जाए किसी क्राइम में तो उसके बाद जो असाइलम की एप्लीकेशन है वो कमज़ोर पड़ जाएगी? No. It's completely, I think you may have misunderstood what I am saying. जो
यूके में एंटर जो इलीगली एंटर होता है, ये एक ऑफेंस है, क्रिमिनल ऑफेंस है, जो एक बंदा यूके में इलीगली एंटर हो। और उसमें अगर पहले तो यही होता था कि जहाँ पे अथॉरिटीज़ को उसको ज़्यादा सीरियस नहीं लेती थी, सिर्फ और सिर्फ उसका इमिग्रेशन केस चलता था, लोग अपना क्लेम डालते थे कि मैं लॉरी के ज़रिए आया हूँ या बोट के ज़रिए आया हूँ। अब ये हो रहा है कि जो बोट या लॉरीज के ज़रिए लोग अरेस्ट हो रहे हैं, जो इलीगली एंटर हो रहे हैं, उनको वो एक क्रिमिनल ऑफेंस के तहत भी उनको चार्ज किया जा रहा है, क्योंकि लॉ तो मौजूद है और वो इलीगल एंट्रेंस के हवाले से है और उस पर और कोई क्रिमिनल चार्जेस नहीं लगते। वो उनकी जो एंट्री है, जो इलीगल बेस है, उसका चार्ज होता है। अगर उसमें कोई भी बंदा जो कन्विक्ट होता है, जो मोस्ट लाइकली जो लोग बगैर वीज़ा के एंट्री कर रहे हैं यूके में, थ्रू बोट आ रहे हैं, इलीगल जरिए के जरिए आ रहे हैं, तो उनको वो कोई डिफेंस नहीं है उनके पास इस मामले में कि वो ये कहें कि जी हम इलीगल एंटर नहीं हो रहे थे। हाँ, उनके लिए असाइलम एप्लीकेशंस के लिए उनका जवाब जो डिफरेंट है, उनको क्या प्रॉब्लम्स थे जिसकी वजह से वो इस कंट्री में शेल्टर लेने आ रहे हैं, वो एक अलग इशू है। लेकिन इशू ये है कि क्या वो जब मुल्क में एंटर हो रहे हैं, क्या उनके पास एक वैलिड एंट्री है? तो आंसर उसका नो होगा, क्योंकि वो बोट के जरिए तो पहले आ रहे हैं। तो जब वो कन्विक्ट होंगे, उसमें मैक्सिमम सजा 5 साल तक भी हो सकती है। तो 12 महीने, जितने भी हमारे इमिग्रेशन लॉयर्स हैं इसको बेहतर जानते होंगे, जो 12 महीने जब किसी को सजा हो जाए, 12 महीने या उससे अबव, उसमें एक ऑटोमेटिक डिपोर्टेशन आ जाती है, तो उनकी एक ऑटोमेटिक रिमूवल आ जाती है। तो ऑलरेडी जो ये लॉ मौजूद है, इमिग्रेशन एक्ट 1971 की मैं बात कर रहा हूँ, सेक्शन 24 उसका जो क्लियर कट इसके बारे में डील करता है। तो ये जो हर्डल है, जो इलीगल इमिग्रेंट्स थ्रू बोट्स या और दूसरे जराए के जरिए आ रहे थे, ये उनके लिए एक बहुत बड़ा एक लाइन है जो उन्होंने अबूर करनी है अगर उनका असाइलम इस कंट्री में सक्सेसफुल होना है। सही है, ठीक है। शफीक चौधरी साहब, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जोड़ेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। बैरिस्टर रियाज साहब, अब सवाल ये है कि कानून मौजूद है कि अगर आप गैर कानूनी तरीके से बरतानिया में कदम रखते हैं तो आप क्रिमिनल ऑफेंस जो है उसकी जद में आ सकते हैं। तो ये तो बहुत इजी था गवर्नमेंट के लिए, अगर इसी तरह क्रिमिनल ऑफेंस में वो लोगों को प्रोसिक्यूट करते और सज़ा भी जिस तरह चौधरी साहब बता रहे थे कि 12 महीने से ज़्यादा होती तो वो ऑटोमेटिकली डेपोटेशन पे आ जाते। तो ये इतनी पॉलिसी बनाना, फिर पार्लियामेंट में डिबेट ओपन करना, इस सब का फिर मकसद क्या है? सबसे पहले शुक्रिया, जैसे बाकी दोस्त बात कर रहे हैं, शफीक साहब जो उन्होंने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया है, मैं उस पर थोड़ा सा डिफर करूंगा। ये लॉ, हम बात कर रहे हैं लीगलिटी की एंड मोरालिटी की। जब हम लीगलिटी की बात कर रहे हैं तो सिंस स्पेशली जुलाई 2012 से जब लॉ इंट्रोड्यूस हुए थे, उस वक्त से ये लॉ बन गया था कि जो लोग अनफॉर्चुनेटली यहाँ विदाउट लीव टू रिमेन रहेंगे, विदाउट वीजा होंगे या ओवरस्टे होंगे, इलीगल होंगे, तो उनके ऊपर 3 तरह की कंडीशन लग रही थी। नंबर 1 कि उनको यहाँ पे ड्राइविंग जो लाइसेंस है उसको विड्रॉ करना पड़ रहा था, उनको बैंक अकाउंट खोलने की इजाजत नहीं है, और इवन अगर वो काम करते कहीं पकड़े जाते हैं तो बजाय उनको उनके एम्प्लॉयर को भी फाइन होता है और जहाँ पे वो रह रहे होते हैं उनके लैंडलॉर्ड को भी फाइन होता है। अब ये एक अलग बात थी कि उसके ऊपर इतनी स्ट्रिक्टली वो इन्फोर्स नहीं कर रहे थे, उनको उसके ऊपर इन्फोर्समेंट नहीं आ रही थी। लेकिन अब क्योंकि इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा हो गया है, स्पेशल आफ्टर ब्रेक्जिट, और लास्ट ईयर में जो पूरी दुनिया इसमें इफेक्ट हुई है, वो खास तौर पर यूके बहुत इफेक्ट हुआ है। अगर फिगर देखते हैं तो मेरे ख्याल 5.7 तक इन्फ्लेशन रेट बढ़ा है जस्ट इन लास्ट 12 मंथ के अंदर। अब जब ये बढ़ा है तो फिर क्या होता है कि तमाम लोग जो स्पेशल थिंक टैंक है वो सिर पर जोड़ के बैठे हैं कि इसकी रीजन क्या है। अब जो राइट है या रॉन्ग है डिफरेंट, लेकिन गवर्नमेंट को ये एडवाइस किया जा रहा है कि सारे का सारा मसला इस वजह से आ रहा है कि हमारे यहाँ पे ओवर बर्डन है और जो सारे के सारे इलीगल है इनको यहाँ पे इनके ऊपर डिसाइड किया जाए लॉ को, या इनको यहाँ से डिपोर्ट किया जाए, निकाला जाए। जो रवांडा पॉलिसी है वो भी इसका एक पार्ट था, उसके मुताबिक अब कोर्ट को सेकंड भी हो गया, 2 की अपील में पड़ा एक मैटर। लेकिन इसके साथ साथ लास्ट 2 मंथ में स्पेशल दिसंबर में देखने में आया है कि गवर्नमेंट ने बार बार इस टॉपिक मीटिंग की है और टोरी पार्टी का, जैसे अवान साहब ने बोला
ये इनका मैनिफेस्टो भी यही है और इनका जो थिंक है ना, जो माइंड सेट है वो भी यही है कि हमने मतलब यूके फर्स्ट, ब्रिटेन फर्स्ट। तो ये चाहते हैं कि जो फॉरेनर्स हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम उनको एंटरटेन किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा जो बेटर इनको हमेशा तमाम राइट मिलने चाहिए। अब हुआ ये है अनफॉर्चुनेटली कि हम ज़्यादा बात कर रहे हैं पॉइंट ऑफ लॉ पे। तो शफीक साहब ने कहा कि 2 के अंदर ये आता है क्राइम में, लेकिन मुझे अभी तक कोई ऐसा कोई प्रेशर नहीं मिला कि किसी भी इलीगल बंदे को एंटर हुआ हो तो उसको किसी भी कोर्ट के अंदर से सेंटेंस हुई हो, विच इज लेट्स से 3 years 4 years। हम बात कर रहे हैं कि वो क्राइम है, यस, क्या उसके ऊपर उसको सेंटेंस हुई है। अनफॉर्चुनेटली शायद शफीक साहब काम ज्यादा काम करते हैं, हम लोग काम का नहीं करते, पॉसिबल देखा हो, लेकिन अभी तक प्रेशर नहीं मिला। इलीगल के लिए सबसे जो बड़ी सजा होती है कि उनको वो डिटेन कर लेते हैं। अब डिटेन के अंदर वो साइलम का केस चलता है, अगर उसको बेल मिल जाए रिलीज हो जाते हैं या फिर उनको अंदर रखा जाता है और उनके खिलाफ 1 स्टॉप जो वार्निंग लेटर देके उनको डिपोर्टेशन और रिमूवल के लिए काम करते हैं। लेकिन ये सारी बात सुनते हैं जो हमारा आज का देखा जो टॉपिक ये था कि अगर यहाँ पे जो इलीगल रह रहे हैं इनको यहाँ पे स्टे दिया जाए तो ये यूके इकोनॉमी के लिए एक अपना बेस्ट कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। ये हमारा आज का मोस्ट टॉपिक है। ऑफ कोर्स ये बहुत देर से बहस हो रही है, लेकिन क्योंकि नेक्स्ट ईयर जो है वो इलेक्शन ही है यूके के अंदर, अब टोरी पार्टी ने अपने जाके दोबारा फिर वोटर के पास जाना है, उनके पास अपने मैनिफेस्टो को इम्प्लीमेंट करना और उन बातों को ये साबित करना कि हमने ये प्रॉमिस किए हम पूरे कर रहे हैं, और ये तो मुश्किल हो रहा है। अब ये मेरे ख्याल में नेक्स्ट 6 मंथ जो ये स्पेशल 2023 इसमें बड़ी स्पीड आएगी ताकि ये साबित कर सकें कि हम लोगों ने जो प्रॉमिस किए पूरे कर रहे हैं। लेकिन अदर हैंड जो जितनी भी यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन हैं या इवन जितने लॉयर्स हैं और हम जितने भी यहाँ प्रैक्टिस करते हैं, सोलिसिटर हो, बैरिस्टर्स हो, हमारी ये ख्वाहिश है कि कम अज कम जितने भी लोग जो इलीगल हैं उनको मोर देन लेट्स के 10 years 15 years हो गए हैं तो कम अज कम उनको एक रिलीफ दिया जाए। पर एक बात पॉजिटिव मैं बताऊं कि हमारे एक्सपीरियंस में आ रहा है, बाकी दोस्तों भी होगा, कि जो लोग यहाँ बच्चों के साथ हैं या फैमिली के साथ हैं उनको अगर उनको सर्चन टाइम लेट्स से 15-16 हो गए हैं तो उनको काफी रिलीफ मिल रहा है। तो के लॉ ये कहता है कि कम अज कम 20 years होना चाहिए, जो कि इन्होंने जुलाई 2012 में फ्रॉम 14 से 20 बढ़ा दिया था। लेकिन अभी भी देखा जा रहा है कि इवन अप टू सम सर्टन हो, देखा कि कोई बच्चे हैं या फैमिली है, कोई वल्नरेबल हैं या कोई डिजर्विंग है तो सही है। मैं ज़रा इस पे आता हूँ, मैं रियाज गुल साहब इस पे आऊँगा। आसिम सुलेमान साहब ने हमें ज्वाइन किया। आसिम सुलेमान साहब, शफीक चोई साहब ने एक पॉइंट रेज़ किया कि जो बरतानवी कानून है उसके मुताबिक अगर कोई गैर कानूनी तरीके से बरतानिया की सरजमीन पे कदम रखता है तो वो एक क्राइम का मुर्तकिब हो जाता है, उस पर क्रिमिनल चार्ज लग सकता है। अब ये जो ऑफेंस है क्रिमिनल ऑफेंस, इसमें मैक्सिमम क्या सज़ा हो सकती है, कितनी हो सकती है? और दूसरा सवाल ये है कि कानून में अगर पहले से इतनी सख्ती मौजूद थी तो अब ये मज़ीद सख्त पॉलिसीज़ लाने की ज़रूरत क्या है, जिसमें हम क्रैकडाउन भी देख रहे हैं, जिसमें हम बैंक अकाउंट्स और आपके ड्राइविंग लाइसेंस इनको ब्लॉक करने की बात भी हो रही है। इसकी नौबत क्यों आ रही है अगर कानून में सख्ती पहले से मौजूद थी तो? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया टाइम देने का। मैं इस बारे में गुल साहब ने बात की थी, मैं उससे बिल्कुल एग्री करता हूँ। ये कानून तो मौजूद है, वो सिर्फ डिटर करने के लिए मौजूद है, आप वैसे सजा दे नहीं सकते। उसकी वजह यह है कि अगर कोई बंदा यहाँ पे असालम करना चाहता है, रेफ्यूजी कन्वेंशन के तहत यहाँ पे आता है, और वो तो उसको तो हमेशा तो इसका डर रहेगा कि मैं अगर यहाँ पे आया तो मैं तो मेरे पास कन्विक्शन हो जाएगी, तो उस वजह से आप वो लोग आ नहीं सकेंगे जो वो वाले लोग जो जेन्युइन इन नीड ऑफ प्रोटेक्शन है। तो इसका मतलब यह है कि आप अब लोगों को आने नहीं दे रहे, तो जो कि जो जिनीवा कन्वेंशन है उसकी खिलाफ वर्जी हो जाएगी अगर आप क्रिमिनलाइज करना शुरू कर दिए, कन्विक्शन करना शुरू कर दिए। ये एक डिटर करने के लिए, डिटरेंस क्रिएट करने के लिए कानून है जिसकी इम्प्लीमेंटेशन अभी तक नहीं, हमने नहीं देखा कि किसी को कोई कभी भी कन्विक्शन हुई हो, सिर्फ इस वजह से कि वो इलीगल एंटर हुए। हमने बहुत सारे लोग देखे चैनल क्रॉस करके आते हैं, इलीगल तरीके से आते हैं, विजिटर तो आते ही आते ओवरस्टे कर जाते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि किसी भी कंट्री में ये इनको क्रिमिनल कन्विक्शन कभी भी नहीं हुई। बाकी जो बात है वो ड्राइविंग लाइसेंस की, जो राइट टू वर्क है, राइट टू रेंट है, हाँ जी, उसके ऊपर उनके ऊपर फाइन होते हैं। ये फाइन भी उन लोगों के ऊपर होते हैं कि जिन्होंने इनको जिन्होंने एम्प्लॉय किया और जिन्होंने इनको घर दिया, तो ये फाइन उनके ऊपर है क्योंकि उनके ऊपर कंप्लाइंस है। अब आप देखें कि माइग्रेंट जो
रेंट कर रहा है उसके ऊपर तो आप क्रिमिनल कन्विक्शन नहीं आती, उसके ऊपर तो वो आपके यही आता है कि यू आर एन ओवरस्टेयर, और कन्विक्शन तो उसके ऊपर आती है, फाइन तो उसको लगता है जिसने उनको घर पे रखा हुआ, और वो क्या करते हैं कि उनको घर से निकालते थे। वो इशू मकसद क्या है कि एक होस्टाइल इन्वायरमेंट क्रिएट करना कि आप यहाँ पे खुद ब खुद तंग होकर निकल जाए। और इसी के साथ साथ अगर किसी ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया हुआ, और ये जितने भी मैयर्स हैं ये न्यू मैयर्स नहीं है, ये बहुत सारे पुराने मैयर्स हैं। अब यहाँ पे मैं गुल साहब की बात पे बहुत ज्यादा इंडोर्स करता हूँ क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं, बहुत ही करीब है। और अब प्रॉब्लम यहाँ पे अगर आप देखा जाए कि इकोनॉमिक सिचुएशन यहाँ पे, अगर कल ही खबर आई थी कि इकोनॉमिक सिचुएशन की यूके की एक ही जो है कंट्री है वर्ल्ड में जिसकी इकोनॉमी श्रिंक होगी, तो अब आपको क्या चाहिए कि आपको इस खबर से डिविएट करना है, लोगों की अटेंशन को डिविएट करना है। आपने यू नीड टू क्रिएट समथिंग, यू नीड टू टेल पीपल समथिंग कि जिसकी वजह से कि वो समझें कि हमारी इकोनॉमी इज नॉट अ प्रॉब्लम, हमारी प्रॉब्लम इमिग्रेशन प्रॉब्लम है। आप जब इमिग्रेशन को सॉल्व नहीं करेंगे, इसको एक स्मूथ नहीं करेंगे, तो आपकी ये प्रॉब्लम रहेगी। मक्स प्रॉब्लम क्या होता है कि जब आप इसको अपने पोलिटिसाइज करते हैं और पॉलिटिकल एजेंडे के तौर पर इसको यूज करते हैं, आप इसको लेके आते हैं जब आपका दिल करता है, और जब आपका दिल करता है कि इसके ऊपर कोई बात ना करे, आप खामोश हो जाते हैं। जब आपका दिल करता है आप कहते हैं जब ओवरसी हैं हम इनको एमनेस्टी देंगे, और जब ये आप समझते हैं कि आप पब्लिक ओपिनियन इसके अगेंस्ट, आप इसके अगेंस्ट है या पब्लिक ओपिनियन हम बना नहीं सके, तो आप इसको लेके नहीं आते वापस। तो आप ये पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करते हैं, पब्लिक ओपिनियन को डिसाइड करते हैं। अदरवाइज आप देखते हैं, क्योंकि मैंने काफी सारे प्रोग्राम अटेंड किए और उसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बताएं कि एवरी ईयर इनकी जो इलीगल इमिग्रेंट्स जो एंटर हो रहे हैं वो इंक्रीज होता जा रहा है, और जो तकरीबन लास्ट ईयर तक इनका जो फिगर था वो 1.4 मिलियन लोग इलीगल इमिग्रेंट हैं। तो अब आपके देखें कि आपकी मर्जी क्या, कभी ये रिलैक्स हो जाते हैं, कभी आप बहुत सख्ती करना शुरू कर देते हैं, कभी डिटेंशन सेंटर जो उनसे फुल होते हैं, इनके पास जगह ही नहीं होती, और कभी खाली होते हैं। और ये वो वाली खबरें हैं जो हमें लोगों से मिलती रहती हैं, न्यूज़पेपर से मिलती हैं, टॉक शो से मिलती हैं, और हम जो वो शेयर करते रहते हैं लोगों के साथ। तो ये मैं ये समझता हूँ कि ये सारी चीजें जो हैं ये सारी पोलिटिसाइज्ड की जा रही हैं, पोलिटिसाइज हो गई हैं, और सबसे ज्यादा जो अफेक्टेड लोग हैं वो हैं ये जो माइग्रेंट हैं, जो इलीगल हैं, और वो वाले लोग, वो नहीं जो आ रहे हैं, वो हैं जो इस उम्मीद के साथ आए थे कोई किसी न किसी पे असाइलम के जेन्युइन प्रोटेक्शन के लिए आए थे, और उनको प्रोटेक्शन नहीं मिल सकी, वो ओवरस्टे हो गए एंड दे कांट गो एनीवेयर। जी ठीक है, आसिम साहब एक ब्रेक लेते हैं। जी आसिम साहब एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद का सिलसिला यहीं से जोड़ेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। शफीक चौधरी साहब, ब्रेक से पहले बात हो रही थी, ये गुफ्तगू थी वो तो आपने सुनी है, और जिस तरह हम बात ये कर रहे थे कि अब ये तरह तरह की सख्तियां हैं, और ये ओकेजनली अब इन पॉलिसीज़ पे अमल दरामद होता है। जिस तरह आसिम भी बता रहे थे कि बैंक अकाउंट से ड्राइविंग लाइसेंस ब्लॉक कर देना, ये तो पहले से मौजूद है। तो अगर मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि मसला गैर कानूनी तारकीन वतन का टेक्निकल ज़्यादा है या सियासी ज़्यादा है? जी, सबसे पहले आपने मुझे मौका दिया कि मेरे प्रोफेशनल कलीग रियाज साहब और आसिम साहब, अगर इन्होंने एक जिक्र किया कि ये कभी कम अक्रॉस नहीं आए इस तरह के किसी भी केस के, तो मैं प्राइवेटली भी इनको बता दूंगा, लेकिन मैं ऑन एयर भी बताता हूँ कि ये केस चल रहे हैं, और मैं खुद ऐसे बहुत सारे केस डील कर चुका हूँ और अभी कर भी रहा हूँ। तो और लोगों को, वो लोग पकड़े भी गए हैं, चार्ज भी हुए हैं, वो प्रोसिक्यूट भी हुए हैं, सजाएं भी हुई हैं, जो भी इलीगल एंट्रेंस जो आए हैं थ्रू बोट्स, जो स्पेशली आजकल बोट्स का बहुत ज़्यादा चल रहा है कि ये रिसेंटली भी उन्होंने एक बोट स्टॉप की थी डोवर में, और उसमें काफ़ी सारे वो इमिग्रेंट्स जो थे, इलीगल इमिग्रेंट्स, वो पकड़े गए थे, उनमें से भी कुछ लोगों को चार्ज किया गया है। और ये तो फॉर द रिकॉर्ड मैं कह रहा हूँ कि जो कानून मौजूद है, कानून उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी हो रही है। और उसके साथ साथ दूसरा जो मैटर है कि जो आप ड्राइविंग लाइसेंस या बैंक अकाउंट्स की बात करें, ये भी कोई नई बात नहीं है।
और ये ड्राइविंग लाइसेंस का मनसूख होना, ये मेरी नज़र से सबसे पहले कोई 7-8 साल पहले केस गुजरा है, क्योंकि होम ऑफिस का जो है ना DVLA के साथ जो हमारा ड्राइविंग लाइसेंसिंग अथॉरिटी है उनके साथ एक लिंक हो गया है, और लिंक अप के जरिए वो उनकी जो है ना जो स्टेटस है इस कंट्री में वो चेक करते हैं। जब स्टेटस उनका नहीं होता तो वो उनका लाइसेंस रिवोक कर देते हैं। ये क्वाइट नॉर्मल है और काफ़ी देर से ये चल रहा है। ये कोई आज 1-2 महीने की बात नहीं है, ये कोविड से पहले का चल रहा है। और इसी तरीके से बैंक्स का भी वो चल रहा है अभी सिलसिला जो ये जिक्र सारे दोस्त कर रहे हैं। ये ऑलरेडी मौजूद हैं और पहले हो भी रहे हैं। और प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि हाँ, मैं ये समझ सकता हूँ कि हमारे कुछ प्रोफेशनल पुलिस के सामने ऐसे केसेस ना आए हों जो उनकी नज़र से ना गुजरे हों, जिसकी वजह से वो ये उनको ना इस चीज़ का नॉलेज हो कि किसी लोगों को कन्विक्शंस हुई है या वो पकड़े गए हैं। वो एक अलग बात है। लेकिन मैं आपके ज़रिए जो नाजरीन है उनको मुतले करना चाह रहा हूँ कि ये ऐसा हो रहा है, कानून मौजूद है और लोग कन्विक्ट भी हो रहे हैं। जी ठीक है। अच्छा बैरिस्टर रियाज साहब, अब मामला ये है कि ये तो सारी बातें कानून में मौजूद हैं, लाइसेंस ब्लॉक हो जाना, बैंक अकाउंट्स बंद कर देना और दीगर भी जो मामलात हैं, लेकिन थोड़ी हैरानी इस बात पे हो रही है जो इमिग्रेशन के वज़ीर हैं रॉबर्ट जेनरिक, उनकी सरबराही में एक टास्क फोर्स बनाई गई है और उसका काम ही यही है कि उसने गैर कानूनी तरीके से रहने वालों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन करना है, उनकी छान पटक करनी है, उनकी जानकारी लेनी है। क्या ये भी एक नई बात है? ये पहले भी ऐसी टास्क फोर्सेस बनती रही हैं? आज क्योंकि मैं गेस्ट हूँ एज ए लॉयर, उसके साथ साथ मेरा थोड़ी सी यहाँ पे पॉलिटिकल एफिलिएशन भी है, तो मैं कोशिश करूँगा कि जो मैं पॉइंट अपना रेज करूँ या अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू हो वो जस्ट अंडर द पॉइंट ऑफ लॉ पे हो। लेकिन जो पहले डिस्कस किया था कि अनफॉर्चुनेटली नेक्स्ट ईयर जो है वो यूके के अंदर इलेक्शन ईयर है। ये लॉ पहले थे, जैसे हम शफीक साहब, आसिम साहब सारी बातें कर रहे हैं कि उसमें हमें कम क्रॉस नहीं हुआ या हमारे उसमें ज़्यादा इन्फोर्समेंट नहीं हो रही थी या उस पर एग्जीक्यूशन नहीं हो रही थी। लेकिन अब इन्होंने टास्क फोर्स बनाने का मकसद, क्योंकि नेक्स्ट 6 मंथ में जब वो अवाम के पास जाना है तो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो को बताना है कि हमने कितना उस पर इम्प्लीमेंट किया है। और उससे जो अगली बात चाहती हुई ये है कि जब जैसे अवान साहब ने कहा कि जब इन्फ्लेशन आती है तो वो ढूंढते हैं कि यहाँ पे जितने भी जो लूप होल्स हैं उनको क्लोज किया जाए। अब उनका जो ब्रिटिश नेशनल है उनके ऊपर तो बस नहीं चलता, और ये बात उनकी 4-5 ईयर से बड़ी डिबेट हो रही थी। लेकिन क्योंकि ब्रेग्जिट हो गया, यहाँ पे जो मैन पावर शॉर्टेज थी, और आप देख रहे हैं कि वो तमाम लोग जो मतलब 100% थे या कितने परसेंट थे क्वालिफाइड करते, बहुत सारे लोगों को लास्ट 2 ईयर्स में वीजे मिले हैं कि वो आके जो इनका गैप है वो फिल किया जाए। लेकिन गैप फिल करने के साथ साथ उनकी ये भी ख्वाहिश है कि जो लोग जो यहाँ पे इलीगल इनको निकाला जाए। अब जो गवर्नमेंट है या उनका जो एडवाइजरी बोर्ड है या उनका थिंक टैंक है, वो किसी भी जो भी टास्क फोर्स बना रहे हैं, अब होता ये है कि इनको कम से कम पॉलिसी होती है कि हमने 4 साल इस पॉलिसी को बनाना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है, इस साल की हमारी ये प्रायोरिटीज हैं, नेक्स्ट हमारी ये प्रायोरिटीज होंगी और इससे नेक्स्ट 30 ईयर ये प्रायोरिटीज होंगी। और हमें ये लगता है जो प्रैक्टिस करते हुए यहाँ पे अब ये साल 2023 ये इनका साल होगा कि इन्होंने इमिग्रेशन को कंट्रोल करना है और आवाम को जाके मीडिया के ऊपर दिखाना कि हमने कितनी एक्शन किया है। अब उधर देखा जा रहा है क्योंकि लास्ट ईयर में देखें विद इन 1 ईयर के अंदर जो इंटरेस्ट रेट है वो 1% से लेके 3.5 पे चला गया, और ऑन टॉप ऑफ दैट आई थिंक आई हर्ड सम टुडे कि कुछ 0.5% और बढ़ने जा रहा है, जो कि होपफुली 4% हो जाएगा। अब ये सारी चीजें ये इफेक्ट कर रही हैं, जैसे आसम साहब फरमा रहे थे कि गवर्नमेंट ने अब अपना पॉइंट देखना है कि हम अपनी आवाम का जो अटेंशन है वो कहाँ पे डाइवर्ट करें। इलेक्शन ये भी होएगा, इन्फ्लेशन ये भी बढ़ गया, और उसके बाद क्या बनेगा इनके पास। अब NHS को देखते हैं वो फेल हो रहा है, जिस डिपार्टमेंट को देख रहे हैं तमाम डिपार्टमेंट के जो एम्प्लॉइज हैं वो स्ट्राइक पे हैं, और ये फर्स्ट टाइम हो रहा है कि टीचर्स स्ट्राइक पे चले गए हैं। अब उसके बाद गवर्नमेंट को समझ नहीं आ रही कि हम क्या करें। अब कभी टास्क फोर्स बना रहे हैं, वो कोई होता तो ये कि इन हालात में ये टास्क फोर्स बनाते कि जो डिपार्टमेंट या जो लोग स्ट्राइक पे हैं उनके साथ निगोशिएशन करें या उनको काम पे लेके जाएं, बजाय इनके के राइट चीज को जो रॉन्ग हो राइट करें, ये जो राइट है उसको रॉन्ग करने के चक्कर में पड़े हुए हैं। अब गवर्नमेंट परेशान इस बात पे है, और उसके ये तसलसल था
कि जो इन्होंने विद इन ईयर्स में 3 प्राइम मिनिस्टर चेंज किए, फिर पूरी उसकी एडमिन चेंज हुई, ये सारा ही रीजन ये है कि जो बंदा आ रहा है उसको ये सारा मैस कंट्रोल नहीं हो रहा। और उससे बड़ी जो बात है अभी आज के दिन हमें जो वरी हो रही वक्त एज ए यहाँ पे लो स्टूडेंट, वो वरी ये हो रही कि जो ये पॉलिसीज बना रहे हैं और जो जिस पे ब्रिटेन का जो बड़ा इनकी ट्रेडिशन थी कि ये बड़े इनके यहाँ पे जुडिशरी है और उसके बारे इनका बड़ा बैलेंस है चीज के अंदर, वो अनफॉर्चुनेटली जो रवांडा स्कीम है उसमें सब चीज एक्सपोज हो गई। और अगर देखें तो यहाँ पे कोर्ट में शॉर्टेज है, हमारे केसेज मतलब 1.5 साल से पेंडिंग पड़े हैं। जैसे शफीक साहब क्राइम का काम करते हैं, इनके जो तमाम जो फीसेज कट हो गई हैं, इनके बजट कट हो गए हैं। अब यू कैन जब तक आपको एक प्रॉपर पे नहीं मिलेगी, हाउ यू कैन पुट द फुल इंटरेस्ट एंड इनपुट ऑन द केस। अब जो एक फेयर या एक इंडिपेंडेंट और एक कॉम्पिटेंस जो डिवाइस या एक आपको रिप्रेजेंटेशन मिलनी होती है, वो अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू द लैक ऑफ द फंडिंग, लैक ऑफ द रिसोर्सेज, ये फॉलो हो रही है। और देखा जाए तो ये फर्स्ट टाइम ब्रिटेन स्कीमें हो रहा है। ठीक है, अच्छा बैरिस्टर साहब एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद यहीं से जोड़ेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से आपका खैर मकदम करते हैं। गुलाम हुसैन अवान साहब, अब मामला ये है कि कंस्ट्रक्शन साइट्स हों, कार वॉशर्स हों, दीगर बिजनेसेस हों, यहाँ पे भी छापे मारे जा रहे हैं। और जो रॉबर्ट जेनरिक साहब की सरबराही में फोर्स बनी है, टास्क फोर्स, वो इसको बड़ा पॉलिसी को इन्फोर्स भी कर रही है। और दूसरी जानिब अभी रियाज गुल साहब भी बात कर रहे थे कि एक मसाइल का अंबार है और एक खिलारा है ऋषि सुनक के सामने। ये सारे जो अमल हैं जिसकी बुनियाद जो बनाया गया है कि गैर कानूनी तरीके से आने वालों को रोका जाए, उनके इस अमल की बेखनी की जाए, आप समझते हैं वो लोग डिस्करेज हो रहे हैं? अगर वो डिस्करेज हो रहे हैं तो उनके नंबर्स क्यों बढ़ रहे हैं ये भी, और फिर इतनी सख्ती के बावजूद ही बरतानिया क्यों अभी तक लोगों के लिए एक आइडियल प्लेस है कि वहाँ जाया जाए? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। असल में ना बहुत सारी वजूहात की बिना पर लोग इसको सेफ हेवन समझते हैं। ख़ुसूसन जो लोग यूरोप से आते हैं, स्पेन, फ्रांस के रास्ते, वो बहुत ज़्यादा बरतानिया को मल्टी कल्चरल सोसाइटी है। और दूसरी बात है कि बहुत सारे ऐसे दूसरी नेशनैलिटी के लोग जो बरतानिया के अंदर आते हैं, वो समझते हैं कि यहाँ पर वो अपनी ज़िंदगी बेहतर गुजार सकते हैं, इसीलिए वो अपनी जान का रिस्क लेकर भी समुद्री रास्ते से जो है वो बरतानिया दाखिल होने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों भी 30 के करीब लोग जो है वो कश्ती उठने से जो वो जांबक हुए। उसके अलावा भी ये इक्का दुक्का वाक़यात होते रहते हैं, कभी 10 बंदे, कभी 5 बंदे जो है वो समुद्र में गिरकर मर गए। लेकिन लोग फिर भी, और ये ज़्यादा जो है बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं, उसमें पाकिस्तान और शायद भारत शामिल नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जिनके बाशिंदे जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके बरतानिया को ही तरजीह देते हैं। और आप भेजने की तैयारी हो रही, उसमें भी उन्हीं ममालिक के लोग जो है इसके अंदर शामिल हैं। और यही वजह है कि जो बरतानवी होम सेक्रेटरी है, बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म, वो मैं कहूँगा कि आउट ऑफ द वे जाकर जो है वो इस तरह के डिसीजन ले रहे हैं ताकि किसी भी तरीके से जो है वो इनको रोका जाए। सख्त पॉलिसीज की वजह से जो है वो उनको आने के बाद उनके ऊपर सख्तियाँ हो रही हैं, लेकिन अभी तक ऐसा मैकेनिज्म नहीं बन सका कि उनको जो है वो बरतानिया आमद उनकी रोकी जा सके, और ये बढ़ती ही जा रही है, जो कि बड़ी तशवीशनाक है। जी ठीक है। अच्छा आसिम सुलेमान साहब, अब मामला तो आपके सामने है, बहुत से पहलू उस पर जुड़ते हैं, लेकिन मुख्तलिफ जो बहरान है उनमें एक ये भी था कि ह्यूमन कैपिटल का बड़ा क्राइसिस था। कभी लॉरी ड्राइवर्स नहीं मिलते थे, कभी कोई और काम करने वाले नहीं मिलते थे, और अब तो अपने जो बरतानिया के पब्लिक सेक्टर के लोग हैं वो भी हड़तालों पे चले गए हैं। 3 लाख टीचर्स हड़तालों पे हैं, एम्बुलेंस ड्राइवर्स ने पहले हड़ताल कर ली, फिर उसके अलावा NHS की नर्सेज हड़ताल कर ली, रेलवे वाले हड़ताल पे हैं। ये सारे जो खिलारे हो गए हैं ऋषि सुनक साहब के सामने, ये क्या निपटा पाएंगे? और ऊपर से मईशत भी इतनी कमज़ोर हो गई है। क्वेश्चन ये है कि क्या ये निपटा पाएंगे या नहीं पाएंगे। मेरा नहीं ख्याल कि ये निपटा पाएंगे, लेकिन सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये जितने भी मसाइल हैं, अगर आप इनको डीपली देखा जाए तो ये टोरी गवर्नमेंट ही है जिनकी वजह से ये सारे मसाइल
आए हैं। उसमें बहुत सारी वजूहत थी, जिसमें ब्रेक्सिट भी था, जिसमें आपका इमिग्रेशन के ऊपर क्रैकडाउन भी था। आपने बहुत अर्सा इमिग्रेशन को बंद करके रखा। आपने एक कैंपेन चलाई कि भी इमिग्रेंट जो हैं वो हमारी कंट्री को लूट रहे हैं, खा रहे हैं, बेनिफिट सिस्टम को अब्यूज कर रहे हैं। उस सिस्टम के तहत आपने ब्रेक्सिट भी करवाया, क्रैकडाउन भी किया, लेकिन आपको क्या इसका एडवांटेज हुआ? आपको एडवांटेज ये हुआ कि एक इलिजिबल ऑक्यूपेशन था केयर वर्कर, जो कि एक ऐसा जिसके लिए कोई डिग्री की जरूरत नहीं है, और आपको केयर वर्कर की शॉर्टेज हुई तो आपने उसको शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में डाल दिया कि ये हमें बंदे चाहिए। आप अंदाजा करें कि जो एक एलिजिबल ऑक्यूपेशन रहा हमेशा से, और उसको आपको टेम्परेरी तौर पर शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में डालना पड़ा कि आपके पास शॉर्टेज होगी। तो इसकी वजह यही है कि आपने जो पॉलिसीज रन की थी, आपने जो ब्रेक्सिट किया था, और आपने जो क्रैकडाउन किया था इमिग्रेशन को, वो सारा गलत था। आपको इमिग्रेंट चाहिए, आपको सर्टेन नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स एवरी ईयर चाहिए, आपको जरूरत है अपनी इकोनॉमी को। ये आप जो भी डिसीजन करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, जो भी पॉलिसी लेके आते हैं, उसके जो इम्पैक्ट्स होते हैं वो आपको 2-3 साल बाद नजर आते हैं। तो आज का जो मैस है, ये आज फौरन तौर पर तो क्रिएट नहीं हुआ। ये मैस वो है कि जो इन्होंने ओवर द ईयर्स डिसीजन किए थे, उसका जो फल है, जो फ्रूट है, वो आज खा रहे हैं। तो मैं ऋषि सुनक के साथ तो मेरी सिंपैथी ही होगी, क्योंकि इसका तो नहीं था, लेकिन इसके जो प्रीडिसेसर थे जिन्होंने ये सारा कुछ किया, उन्हीं की वजह से, जिसमें आप बोरिस जॉनसन को भी शामिल किया जा सकता है, उन्होंने बहुत सारी डिसीजन होते हैं उनके थे, जिसकी वजह से सारा कुछ हुआ। तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, कि आई डोंट थिंक सो कि जिस डिगर पे ये चल रहे हैं और जो उनकी सोच है, और उसके मुताबिक ये शायद कोई हल इसका लेके आ सके। अभी तो मेरे ख्याल में इन्होंने क्रैकडाउन करना है। जब ये क्रैकडाउन करेंगे, मजीद क्रैकडाउन करेंगे, तो उसके बाद ये इमिग्रेशन की जो क्राइसिस होगी वो इंक्रीज ही होगी। प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आता है कि जब आप क्रैकडाउन करते हैं तो आपको मजीद इंकर कॉस्ट, तो आपको कॉस्ट इंकर करते हैं क्रैकडाउन करने के लिए, और वो कॉस्ट होती है एट द एक्सपेंस ऑफ द पब्लिक। तो आपकी कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, आपके पब्लिक एक्सपेंस बढ़ रहे हैं। तो जब आप पब्लिक एक्सपेंस बढ़ते हैं तो आपको प्रॉब्लम जिनसे ना क्रिएट हो रही है। अब फॉर एग्जांपल मैं सिंपल बात करना चाहूंगा कि वो हमने ईटीएस का केस किया, ईटीएस का बहुत बड़ा स्कैंडल चला। उसमें जब उन्होंने उस टाइम पे पब्लिक ओपिनियन अपनी फेवर में कर ली थी और लोगों को डिपोर्ट किया, अब जो करना तो वो कर चुके हैं, लेकिन अब उनकी तरफ से जो क्लेम है, ठीक है, हमारे क्लाइंट का एक क्लेम जो था वो 110,000 पे सेटल किया। I mean, आपको जब इन्फोर्समेंट करते हैं तो उसके रिपरकशंस होते हैं, उसकी कॉस्ट होती है, आपको बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप आसिम साहब। मैं ज़रा शफीक चोई साहब, क्वेश्चन ये है कि अगर असाइलम सीकर्स को काम की इजाज़त दे दी जाती है तो इसके लिए क्या बाकायदा लेजिस्लेशन की ज़रूरत है, या एक सरकारी हुक्मनामे में भी ये हो सकता है? देखिए जी, लॉ तो ऑलरेडी मौजूद है और इसमें कोई ऐसी नई चीज़ नहीं है। अब जो असाइलम सीकर्स हैं या इलीगल हैं, जैसे अभी इनका जो गाइडलाइन ऑलरेडी मौजूद है, जो 14 से 20, अभी रियाज गुल साहब भी इसके बारे में जिक्र कर रहे थे, और वो 14 से वो 20 की पे ले गए हैं कि आप 20 ईयर्स के बाद आप अपना वो एप्लीकेशन प्रोसेस में डाल सकते हैं। तो अगर कोई गवर्नमेंट ऐसी नई पॉलिसी जो लेके आती है जिसमें वो एक तयन कर देती है किसी भी इतना अरसा जिन लोगों को यहाँ पे रहते हुआ हो गया है, वो अपनी एप्लीकेशन दे सकते हैं, अपने आप को रेगुलराइज कर सकते हैं, तो ये एक सिंपल गवर्नमेंट का ऑर्डर होगा और उसको आगे फॉलो किया जाएगा। तो लॉ ऑलरेडी मौजूद है, सिंपल ऑर्डर इतना होगा कि जो गवर्नमेंट उसको लेजिस्लेशन के जरिए जो अपना वो जो पार्लियामेंट से मंजूर करवाती है कि ये हम नई पॉलिसी ये लेके आ रहे हैं, और यही होगा, वो पार्लियामेंट्स के थ्रू होगा, वैसे नहीं होगा। सही है। अच्छा बैरिस्टर रियाज साहब, लास्ट क्वेश्चन आपसे ये बताइएगा, ये हमने सारी बात तो कर दी है और आप ये भी कह रहे हैं कि इलेक्शन तक ये मामला ऐसे चलता ही रहेगा, लेकिन ये जो प्रेशर है तंजीमों का, रेलेवेंट क्वार्टर्स का, ह्यूमन राइट्स के लोगों का, फिर जो कन्वेंशंस हैं जिनका सेक्रेटरी है बरतानिया, क्या ये हुकूमत की पॉलिसी के सामने ये प्रेशर डाइल्यूट हो रहा है, ये कन्विंस नहीं कर पा रहा, या हुकूमत को इतना दबाव में नहीं ला पा रहा कि वो रीविज़िट करे अपनी अप्रोच को?
वैसे तो जितने हमारे तमाम गेस्ट हैं या आपका भी, जो हमारे अपने ही सवालों के अंदर एक आंसर है, वो आंसर ये है कि हम बात ये कर रहे हैं कि इतना बड़ा क्रैकडाउन हो रहा है, इतनी उन्होंने फोर्स लगा दी है, उसके ऊपर इतनी पैसे इन्वेस्टमेंट कर दिए हैं, साथ इस मैटर को क्राइम में डाल दिया है, सेंटेंस हो रही है, लेकिन देखिए ये तमाम चीज़ें इन्फोर्स होने के बावजूद जो इलीगल इमिग्रेंट है उनकी तादाद बढ़ती जा रही है। आप जस्ट फॉर द सेकंड ये सोचें, जस्ट फॉर द आर्गुमेंट, कि अगर ये सारे एक्शन ना लें उसके बाद फिर क्या होगा। इतने एक्शन लेने के बावजूद इलीगल जो है वो अनफॉर्चुनेटली पूरी दुनिया के अंदर इन्फ्लेशन का इशू बना हुआ है। एक ट्रांजिशनल पीरियड चल रहा है वर्ल्ड के अंदर और हर बंदे को लगता है कि शायद यूके सेफ हेवन है। अब गवर्नमेंट को ये मतलब एक खतरा लग हो गया है कि अगर यही पोजीशन रही और हमने कोई एक्शन ना लिया, स्पीडी या फास्ट या स्ट्रिक्ट रूल ना बनाए, तो हमारी पोजीशन क्या जाए। जैसे आसम साहब और शफीक साहब फरमा रहे हैं, ऑफ कोर्स यहाँ पे बंदों की शॉर्टेज थी, थोड़े से वो लीनियंट थे, अब उनको पता चल गया कि हमारे पास बंदे पूरे हो गए हैं, अब वो सख्ती में आ गए हैं। अब हमारा सवाल सिर्फ एक बनता है कि जो बॉर्डर की सख्ती यस वो करें, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, एवरीबॉडी एग्री। लेकिन हम ये चाहते हैं एज ए सोलिसिटर या लॉयर कि जो लोग एक सर्टेन टाइम के जहाँ पे इस सोसाइटी के अंदर इंटीग्रेट हो गए हैं या उन्होंने अपनी यहाँ पे टाइज बना ली हैं, उनको एक पॉलिसी बना के। बिल्कुल ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की है बैरिस्टर रियाज गुल साहब, कि जो लोग एक अरसे हैं और सिस्टम में और इस माशरे का हिस्सा बन गए हैं उनके लिए कोई ना कोई फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। बैरिस्टर रियाज गुल साहब, मोहम्मद शफीक चौधरी साहब, आसम सुलेमान साहब, गुलाम हुसैन अवान साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतना ही। फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।